आज की कहानी खुशियों का समंदर भाग 2। क्रूर समाज ने विधवा बहू अहिल्या को क्यों दी सजा। अपने भाई की बात सुनकर सरला बहुत नाराज हुई तो भाई ने भी अपना गरल उगल कर उनके जले हुए तन मन पर खूब नमक रगड़ा। हाँ तो सरला, तुम्हारी बहू कितनी भी सुंदर और काबिल क्यों ना हो, उस पर विधवा होने का ठप्पा तो लग ही चुका है। वह तो मैं ही था कि इसका उद्धार करने चला था, वरना इसकी औकात क्या। साल भर के अंदर ही अपने खसम को खा गई। वह तो यहाँ है इसलिए बच गई, वरना हमारे यहाँ तो ऐसी डायन को पहाड़ से ढकेल देते हैं। मैंने तो इसका भला चाहा, पर तुम्हें समझ में आए तब ना। जवानी की गर्मी जब जागेगी तो बाहर मुंह मारेगी। इससे तो अच्छा है कि घर की ही भोग्य रहे। सरला के भाई की असभ्यता पर लालचंद चीख उठे। अरे, कोई है जो इस जानवर को मेरे घर से निकाले? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहू के बारे में ऐसी ऊल जलूल बातें करे। सरला, आपने मुझसे पूछे बिना इसे कैसे बुला लिया? आपके चचेरे भाइयों के परिवार की काली करतूतों से पहाड़ का चप्पा चप्पा वाकिफ है। लालचंद क्रोध के मारे कांप रहे थे। ना ना बहनोई साहब, मुझे निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। पर एक बात याद रखिएगा कि आज आपने मेरी जो बेइज्जती की है उसे सूद समेत वसूल करूंगा। तुम जिस बहू के रूप गुण पर रिझे हुए हो, शरेआम उसे पहाड़ की भोग्य न बना दिया तो मैं भी ब्राह्मण नहीं। यह कहता हुआ सरला का बदमिजाज भाई निकल गया, पर अपनी गर्जना से उन दोनों को दहलाते हुए भयभीत कर गया। उसके जाने के बाद कई दिनों तक घर का वातावरण अशांत रहा। सरला के भाई की धमकियां पहाड़ के समाज के साथ साथ व्यापार में लालचंद से स्पर्धा रखने वाले व्यवसायियों के समाज में भी प्रतिध्वनित होने लगी थी। बहू के साथ उनके नाजायज रिश्ते की बात कितनों की जबान पर चढ़ गई थी। यह समाज की नीचता की प्रकाष्ठा थी, पर समाज तो समाज ही है। जो कुछ भी उल्टा सीधा कहने और करने का अधिकार रखता है, उसने बड़ी निर्दयता से ससुर बहू के बीच नाजायज रिश्ता कायम कर दिया। सरेआम उन पर फवतियाँ कसी जाने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये अफवाहें पंख फैलाए लालचंद के घर में भी आ गई। अपने अति चरित्रवान सच्चे पति और कुल लालना बहू के संबंध में ऐसी लांछनाएं सुनकर सरला मृतवत हो गई। नील की मृत्यु की आघात से उभर भी नहीं पाई थी कि पिता पुत्री जैसे पावन रिश्ते पर ऐसा कलुष लांछन बिजली बनकर उनके आशियाने को ध्वस्त कर गया। वह उस मनहूस दिन को कोस रही थी जब अपने उस भाई से अहिल्या की दूसरी शादी की मंशा जता बैठी थी। लालचंद के कुम्हलाए चेहरे को देखते ही वह बिलख उठती थी। अहिल्या लालचंद के साथ बाहर जाने से कतराने लगी थी। उसने इस बुरे वक्त से भी समझौता कर लिया था, पर लालचंद और सरला को क्या कहकर समझाती। जीवन के एकाएक पल उसके लिए पहाड़ बनकर रह गए थे, लेकिन वह करती भी क्या। समाज का मुखौटा इतना घिनौना भी हो सकता है, इसकी कल्पना उसने स्वप्न में भी नहीं की थी। इसके पीछे भी तो सत्यता ही थी। ऐसे नाजायज रिश्तों ने कहीं ना कहीं पैर फैला ही रखे थे। एक तो ऐसे ही नील की मृत्यु ने उसे शीला बना दिया था। उसमें ना तो कोई धड़कन थी और ना ही सांसें, बस पाषाण बनी जी रही थी। उसके जहन में आत्महत्या कर लेने के ख्याल उमड़ रहे थे। कल्पना में उसने कितनी बार खुद को मृतवत देखा, पर सास ससुर की दीनहीन अवस्था को स्मरण करते ही ये सारी कल्पनाएं उड़न छू हो जाती थी। वह नील की प्रेयसी ही बनी रही। उसके इतने छोटे सानिध्य में उसके हृदय की
सम्राज्ञी बनी रही। प्रकृति ने कितनी निर्दयता से उसके प्रिय को छीन लिया। अभी तो नील की जुदाई ही सर्पदंश बनी हुई थी, ऊपर से बिना सिर पैर की ये अफवाहें कैसे निपटे। अहिल्या को कुछ नहीं सूझ रहा था। अपने ससुर लालचंद का सामना करने से भी वह कतरा रही थी, पर लालचंद ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने अहिल्या को धैर्य बनाए रखने को कहा। अब बाहर भी अहिल्या अकेले ही जाने लगी थी तो लालचंद ने भी जाने की जिद नहीं की। फैक्ट्री के माल के निर्याता के लिए बड़े ही उखड़े मन से इस बार वह अकेली ही मुंबई गई। जिस शोरूम के लिए माल निर्यात करना था, वहां एक बहुत ही परिचित चेहरे को देखकर वह चौंक उठी। वह व्यक्ति भी विगत के परिचित का सूत्र थामे उसे उत्सुकता से निहार रहा था। अहिल्या अपने को रोक नहीं सकी और झटके से उसकी ओर बढ़ गई। तुम गिरीश ही हो ना? यहाँ पर कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं अहिल्या हूँ। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? रसोई घर से चुरा कर ना जाने कितने व्यंजन तुम्हें खिलाए होंगे। पकड़े जाने पर बड़ी ताई मेरी कितनी धुनाई कर दिया करती थी। मुझे मार खाए 2 दिन भी नहीं होते थे कि मुंह उठाए तुम पहुंच जाया करते थे। दीनू काका कैसे हैं? पहाड़ी के ऊंचे नीचे रास्ते पर जब भी मेरे या मेरी सहेलियों के चप्पल टूट जाती थी तो उनकी सदी उंगलियां उस टूटी चप्पल को नया बना देती थी। तुम्हें भी तो याद होगा। अहिल्या के इतने सारे प्रश्नों के उत्तर में गिरीश मुस्कुराता रहा, जिससे अहिल्या झुंझला उठी। अब कुछ बताओगे भी कि नहीं? काकी असामयिक मृत्यु से संताप्त होकर सभी के मना करने के बावजूद वे तुम्हें लेकर कहीं चले गए थे। सभी कितने दुखी हुए थे। मुझे आज भी सब कुछ याद है। बाबा मुझे लेकर मेरे मामा के पास कानपुर आ गए थे। वहीं पर जूते की दुकान में नौकरी कर ली और अंत तक करते रहे। पिछले साल ही वे गुजर गए हैं, पर उनकी इच्छानुसार मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। एमए करने के बाद मैंने एमबीए कर लिया और इस शोरूम का फाइनेंस देखने लगा। पर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक निम्न जाति का बेटा हम उम्र और पहाड़ की एक ही बस्ती में रहने वाली अहिल्या को तुम कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यही क्या कम है कि कम से कम अहिल्या ने उसे पहचान तो लिया, उससे बात भी कर ली। यह क्या कम खुशी की बात है उसके लिए, वरना उसकी औकात क्या है? अरे यह क्या आपकी रट लगा रखी है। चलो कहीं चलकर मैं भी अपनी आप बीती से तुम्हें अवगत करा दूं। कहती हुई अहिल्या उसे साथ लिए कुछ देर तक सड़क पर ही चहलकदमी करती रही। फिर वे दोनों एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। अश्रुपूर्ति आँखों और रुधे स्वर में अहिल्या ने अपनी आप बीती गिरीश से कह सुनाई। सुनकर उसकी पलकें गीली हो गई थी, लेकिन घर बाहर फैली हुई अफवाहों को कहकर अहिल्या बिलख उठी। जब तक वह मुंबई में रही दोनों मिलते रहे। गिरीश के कारण इस बार अहिल्या के सारे काम बड़ी आसानी से हो गए। सूरत लौटने के रास्ते तक अहिल्या पहाड़ पर बिताए अपने बचपन और गिरीश से जुड़े किस्से याद करती रही। बाद में पढ़ाई के लिए उसे भी तो दिल्ली आना पड़ा था। आगे पढ़ें। घर पहुंचकर अहिल्या ने गिरीश आगे पढ़ने के लिए कहानी को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, भाग 3 के साथ। तब तक के लिए बाय।